हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबस कोडर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस के अंदर के क्लासेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और वन बाय वन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या होता है चेक्ड एक्सेप्शन और क्या होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसके बारे में मैंने डिटेल आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। जो नए यूजर्स और व्यूअर्स होंगे उनको अगर चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बीच के डिफरेंसेस नहीं पता है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप पीछे वाले वीडियोस को एक बार देख लें। ठीक है, मैं पीछे वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार प्लीज उसको देख लें। स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा मैं लिख देना चाहता हूं कि हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में। अनचेक्ड एक्सेप्शन, बिकॉज चेक्ड एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अनचेक्ड एक्सेप्शंस को डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सब प्रोग्राम्स। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू हैंडल अनचेक्ड एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा। ठीक है, जावा के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम अनचेक्ड एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे प्रोग्राम में स्मूथली टर्मिनेशन नहीं होता है, जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है बट वो स्मूथली टर्मिनेट नहीं हो पाता है, किसी वजह से कुछ एक्सेप्शंस जनरेट हो जाता है, तो उस चीज को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब उसको हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बस उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या होता है एक्सेप्शन, आज हम रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर चल के उसकी जितनी भी सब क्लासेस हैं उसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, अपना एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम क्लास एक डेमो नाम से बनाते हैं, सेव करते हैं इसको अपने फोल्डर में। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का फोल्डर बनाया होगा, उसी के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूं, है ना। एक्सेप्शंस डेमो के अंदर मान लीजिए मैंने इसको डेमो डॉट जावा से सेव कर दिया। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बेसिक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर है उसको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, स्ट्रिंग एरे args। आइए, ये हो गया हमारा मेन मेथड। सबसे पहले मैं एक समथिंग कुछ प्रिंट करके देख लेता हूं कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हेलो टू ऑल, ठीक है, डन। अच्छा, जो कि मैं इसको कंपाइल करता हूं, चलिए मैं आपके लिए कंपाइल CMD के थ्रू ही करता हूं। यहां आ गए, अपने फाइल पे पहुंचे, cd डेस्कटॉप, cd एक्सेप्शंस और जावा सी डेमो डॉट जावा। देखिए पहुंच गए, बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई फाइल। देन जावा डेमो से हमने इसको रन किया, हेलो टू ऑल। जैसा कि आप लोग आउटपुट यहां देख रहे हैं, हेलो टू ऑल आ रहा है। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ और ग्रेसफुली टर्मिनेट हो गया। देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, बिकॉज एक लाइन का प्रोग्राम अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं इसी प्रोग्राम्स में थोड़ा सा एक ट्राई कैच का हेल्प लूंगा, लेकिन पहले मैं एक्सेप्शंस को जनरेट करता हूं। फॉर एग्जांपल system.out.println मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सपोज कीजिए 5 डिवाइड बाई 0, 5 एक इंटीजर नंबर है, 0 एक दूसरा इंटीजर नंबर है, और उसको मैंने 0 से 5 को 0 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, println, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थैंक्स लिखा। ठीक, डन। देखिए एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, सिंपल पहले वाले स्टेटमेंट में हेलो है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में आप देखे होंगे, अगर मैं लास्ट टाइम में आपको समझाया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो एक एक्सेप्शन जनरेट होता है। ये एक एक्सेप्शन है। अब क्या एक्सेप्शन है, ये क्या जनरेट करेगा, ये हमें JVM खुद बता देगा, कंपाइलर हमें खुद बता देगा। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल तो हो जाएगा, बट जब हम रन करेंगे तो रन टाइम पे एक प्रॉब्लम जनरेट होगी, और रन टाइम के प्रॉब्लम को ही क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन कहते हैं, क्या है ना, रन टाइम एरर को एक्सेप्शन कहते हैं, रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक रन टाइम जनरेट होगा, और अगर रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो याद रखिए हमारा प्रोग्राम स्मूथली टर्मिनेट नहीं होगा। जो सबसे लास्ट टर्मिनेशन पॉइंट है, थैंक्स जो चलना चाहिए, वो हमारा प्रोग्राम में नहीं आएगा। अगर नहीं आता है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन जनरेट हो चुकी है, उसको मुझे क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। तो देखते हैं प्रोग्राम को, एक बार कंट्रोल से सेव करें और फिर इसको कंपाइल करें। तो अगेन फिर मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइल सक्सेसफुली, देन अगेन मैं इसको रन करता हूं। देखिए आ गया हेलो टू ऑल। इस लाइन में कोई एरर नहीं था, बिल्कुल चला, बट उसके बाद आया एक्सेप्शन इन थ्रेडमेन जावा डॉट लैंड और अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाई 0 एट डेमो डॉट मेन, लाइन नंबर 8। तो यही वो एक्सेप्शन है जो आपको समझना होगा
कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जावा के लैन पैकेज के अंदर से अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम की एक क्लास जनरेट हो रही है, ठीक है। और यही वो क्लास है जिससे आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो जावा के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस की क्लास बनी हुई है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी दिखाया था, बताया था कि कौन कौन से एक्सेप्शंस क्लास है और उस क्लास को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं वन बाय वन अपने वीडियो सीरीज के अंदर कंटिन्यू करूंगा। तो पहला हम आज कंटिन्यू करते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन और इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। चलिए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो जिस पर्टिकुलर लाइन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन है उस पर्टिकुलर लाइन को ट्राई के अंदर यूज करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको ट्राई कैच के बारे में बता रहा हूं। ट्राई और कैच का जो पेयर है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू हैंडल योर एक्सेप्शन। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन अगर आता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्राई कैच पेयर, ठीक है, ट्राई कैच। और ट्राई कैच के अंदर यहाँ क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू हैंडल योर एक्सेप्शन, जो यूजर की गलती से एक्सेप्शन आती है उसको हम ट्राई कैच के पेयर से मतलब हैंडल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर लाइन में एक्सेप्शंस आने की कंडीशंस है, गुंजाइश है, जो रिस्की कोड है, जो क्रिटिकल कोड है, उसको आप ट्राई के अंदर लिखिए, ठीक है। तरीका यही है, जिसमें समस्या है उसको ट्राई में लिखिए, जिसमें समस्या नहीं है उसको ट्राई में मत लिखिए। अब अगर ट्राई में प्रॉब्लम हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सेप्शन जनरेट होगा। कौन सा एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले बेसिक्स इसको समझिए। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो इसके बारे में जानते हो तो बोलेंगे सर यहाँ तो आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। लिख सकता था, लेकिन फिलहाल मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही लिख रहा हूं, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये भी मैं आपको इसी प्रोग्राम के थ्रू कंटिन्यू करके समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे आपने system.err.println, ठीक है, और यहाँ पे हमने my exception is, मान लीजिए हमने ऐसा लिख लिया, my exception is handle, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन हैंडल हुआ भाई? हम यहाँ एक्सेप्शंस को भी प्रिंट कर देते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में यहाँ कोई एरर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे समस्या थी 5 डिवाइड बाई 0 में, ठीक है। जब 5 डिवाइड बाई 0 कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी नंबर आएगी जिसको जेवीएम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो आपको एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अगर ट्राई में प्रॉब्लम है तो कौन चलेगा? कैच चलेगा, और कैच चल के हमें क्या बताएगा? उस एक्सेप्शंस की क्लास की कौन सी एक्सेप्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद जैसे हमारा प्रोग्राम हैंडल, जब से हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, हम कहां निकल जाएंगे? ऑटोमेटिकली कैश से बाहर, और अपने प्रोग्राम को स्मूथली टर्मिनेट कर देंगे थैंक्स तक पहुंचाकर। तो फिर से सेव करें इसको और अब फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए, जावा से demo.java कंपाइल सक्सेसफुली, देन जावा डेमो, ठीक है। आगे यहाँ पे my exception is handled java.land और arithmetic exception divide by 0 and thanks। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रोग्राम हेलो से चला और थैंक्स तक पहुंचा, बीच में जो एक्सेप्शन आया उसको भी हैंडल किया, मतलब उसको बाईपास किया। जो उसमें प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को तो मैं रिमूव कर नहीं सकते थे, ठीक है, तो हम उसको बाईपास किए और सीधे यहाँ पहुंच गए। इनकेस अगर बाईपास में कह रहे सर यहाँ तो मैसेज आ गया, इसका क्या जरूरी था, तो आप इसको कमेंट कर लीजिए, मत प्रिंट कीजिए मैसेज, और फिर देखिए आपका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और सीधे हमारा आउटपुट हेलो टू ऑल और थैंक्स आ गया। इसका मतलब जो प्रोग्राम में रन टाइम एरर था, एक्सेप्शन था, उसको हमने साइड किया और नेक्स्ट जो हमारा काम था थैंक्स तक पहुंचना, वहां तक हम पहुंच के इसको सॉल्व किए, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस पर्टिकुलर लाइन में प्रॉब्लम था हमने उसी चीज को लिखा था, और इस लाइन में क्या प्रॉब्लम थी वो एक अरिथमेटिक एक्सेप्शंस के बारे में बता रहा था। जेवीएम हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में बताया कि आप अरिथमेटिक एक्सेप्शंस को हैंडल करो, ठीक है। तो हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शंस के थ्रू हैंडल किया। अब अगर आप जानते होंगे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शंस आया कहां से, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस कहां से आया। मान लीजिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अगर आप अरिथमेटिक एक्सेप्शंस की बात करें तो अरिथमेटिक एक्सेप्शंस के पापा कौन है, मतलब इसके पेरेंट कौन है? इसके पेरेंट कौन है ये समझते हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शंस के पेरेंट कौन है? रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है।
रन टाइम एक्सेप्शन। अगर आप रन टाइम एक्सेप्शन के पीछे चले भाई इसके पापा कौन है, तो तब आपको पता चलेगा कि इसके पापा एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन मेन क्लास हुआ, रन टाइम उसका चाइल्ड क्लास हुआ, और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर उसका चाइल्ड कौन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो हमारे पास जो एरर आ रही थी, जो जेवीएम बता रहा था रन टाइम पे कि भाई आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप किसको हैंडल कर रहे हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसीलिए आपने कैच में क्या लिखा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इन केस अगर आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन बता रहा है लेकिन आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप उसके सुपर मतलब जो उसके पेरेंट क्लास है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं अब यहाँ 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूं और इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन हटाकर रन टाइम एक्सेप्शन लिखता हूँ। रन टाइम एक्सेप्शन, देखिए अगर मैं रन टाइम एक्सेप्शन मतलब अरिथमेटिक के पापा को कॉल कर रहा हूँ कि भाई इस टाइप का प्रॉब्लम है, आप अपने पापा से सॉल्व हो जाओ, ठीक है, बोल चाल की बात में मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो उसके पापा से सॉल्व है, मतलब रन टाइम एक्सेप्शन से सॉल्व हो रहा है। तो देखते हैं चलाकर कि रन टाइम एक्सेप्शन से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। कंट्रोल एस से सेव करें और फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल करें। ठीक है, देखिए प्रोग्राम को कंपाइल किया, बिल्कुल सही। देन प्रोग्राम को हमने फिर से रन किया, देखिए आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसी प्रोग्राम में एक स्टेप और पीछे जाते हैं, हम कहते हैं सर अगर हम रन टाइम एक्सेप्शन हटाकर डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास को यूज कर लें तो कैसा रहेगा। वेरी गुड, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास से भी अरिथमेटिक एक्सेप्शंस को रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। एक्सेप्शंस के अंदर तो सारी क्लासेस आ गई, रन टाइम हो, एसक्यूएल हो, सर्वलेट एक्सेप्शन हो, क्लास कास्ट एक्सेप्शन हो, जो भी एक्सेप्शन हो, आईओ एक्सेप्शन हो, व्हाटएवर जो भी एक्सेप्शंस है वो सारे के सारे एक्सेप्शन क्लास के अंदर दिया गया है। तो इसका मतलब कि एक्सेप्शन इज द सुप्रीम क्लास ऑफ एंटायर ऑल द एक्सेप्शन। जितने भी एक्सेप्शंस हैं उन सब का सुप्रीम क्लास कौन है, एक्सेप्शन। तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा एक्सेप्शन आएगा या किस टाइप का एक्सेप्शन आएगा, तो सेफ साइड खेलने के लिए आप कैच के अंदर डायरेक्टली एक्सेप्शन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर ट्राई में है, इट इज नॉट रिलेटेड विद एनी अरिथमेटिक एक्सेप्शन ओनली, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन अगर जनरेट होता है ट्राई के अंदर, मान लीजिए आपके ट्राई के अंदर 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन का कोड है जिसके अंदर एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं कोई और टाइप का एक्सेप्शन है, अब वो किस टाइप का एक्सेप्शन है ये यूजर को नहीं पता, वो सेफ साइड खेलने के लिए क्या करते हैं कि कैच के अंदर डायरेक्टली एक्सेप्शन पास कर देते हैं। कि मतलब अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन होगा, तो अल्टीमेटली वो एक्सेप्शन क्लास के अंदर का ही होगा, तो बस उससे हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं, उससे हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो इसको देखते हैं, देखिए फिर से मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूं आपके सामने। ठीक है, सेव है प्रोग्राम, बिल्कुल सेव है, ठीक है, और मैं इसको फिर से कंट्रोल एस किया और यहां आकर फिर से कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल और आ रहा है हेलो टू। मतलब आप यहां समझे रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर जैसे अरिथमेटिक है वैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, तो किसी भी टाइप का अगर रन टाइम एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई भी क्लास का एक्सेप्शन होगा तो आप उसको रन टाइम से दूर कर सकते हो, या रन टाइम के अलावा भी किसी टाइप का होगा तो उसको एक्सेप्शन से कर सकते हैं। तो सेफ साइड बचने के लिए लोग डायरेक्टली एक्सेप्शन लगाते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तभी मानी जाएगी जब आप पर्टिकुलर क्लास के थ्रू ही उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। इट मीन कि हाँ, अगर सही अप्रोच माना जाए तो जिस टाइप का एक्सेप्शन है हमें उसी क्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है आप उसी पर्टिकुलर क्लास का इस्तेमाल कैच के अंदर करें, वो ज्यादा सुटेबल है ना, वो ज्यादा सुटेबल है। कंट्रोल एस हो गया, इसको हम एक बार फिर से क्लीन स्ट्रिंग करके और फिर से हम कंपाइल करें और रन करें। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम अरिथमेटिक एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं अब यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक दूसरे टाइप का एक्सेप्शन है। मैं अब आपको थोड़ा सा प्रोग्राम क्रिटिकल करते चलता हूँ और आपको एक एक करके समझाता हूँ। जब भी मुझे एक्सेप्शंस की चांसेस है तो मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, ट्राई के अंदर। मान लीजिए अब इसके अंदर एक्सेप्शन है ही नहीं, सपोज कीजिए कि मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 डिवाइड बाई 5, आउटपुट 1 आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ एक दूसरे टाइप का एक्सेप्शन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग सपोज कीजिए कि एक एक्स है जिसकी वैल्यू है सपोज कीजिए 10। ठीक है,
मैंने जानबूझ के एक स्ट्रिंग वैल्यू को x के अंदर 10 को रखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो x है इसको मैं किसी इंट वैल्यू के अंदर, जैसे मान लीजिए इंट y इक्वल टू सपोज कीजिए कि 100 है। अब मैं y में x को ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से समझिए, y में मैं x को ऐड करना चाहता हूं। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, y प्लस एक्स, ऐसा समझिए, या x प्लस वाई, जो भी कहिए। एग्जैक्टली ये क्या है, स्ट्रिंग, और ये क्या है, इंटीजर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रिंग और इंटीजर में यहाँ एडिशन होगा, क्योंकि एक है स्ट्रिंग एक है इंटीजर। तो अगर मैं इसको कंपाइल करके कोशिश करता हूं चलाने का, तो देखते हैं क्या होता है। कमांड स्ट्रिंग में फिर से खोल लेता हूं आपके लिए, ठीक है। cd डेस्कटॉप, cd एक्सेप्शन और जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है, देन जावा डेमो। देखिए यहां पे क्या हुआ, जो हम एडिशन करना चाहते थे वो एडिशन नहीं आके क्या हुआ, 10010। इट मींस इट इज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 100 थी, इसने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दिया y प्लस एक्स की वैल्यू को, ठीक है। जबकि कायदे से मुझे कितनी चाहिए थे, 110, मुझे 110 चाहिए था, 100 प्लस 10 इक्वल टू 110, बट यहाँ क्या आ रहा है, 10010, ठीक है। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है। स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 100 प्लस जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी 10 वो आके इसके अंदर ये हो गया, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। इसी चीज को समझना है कि अगर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहा है तो आप यहाँ पे माइनस करके देख लीजिए, देखिए एक एरर जनरेट कर देगा। बोले भाई ये कैसे संभव है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन तो संभव है बट ये संभव नहीं है। आगे यहाँ पे बैड ऑपरेंड टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, y माइनस एक्स नहीं हो सकता, क्या फर्स्ट टाइप इंटीजर है और सेकंड टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। प्लस वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जो मेन फंडा है उसको समझते हैं। फंडा ये है कि मुझे 110 आउटपुट चाहिए था, मान लीजिए मैं यहाँ फिर से प्लस कर देता हूं और मुझे आउटपुट यहाँ चाहिए था 110, 110। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये तो इंटीजर है, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसको भी क्या करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक वैल्यू ले लेते हैं इंट के अंदर, सपोज कीजिए इंट p इक्वल टू, हम पास करते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करता है, स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो वैल्यू कन्वर्टेबल होना चाहिए। देखिए अब यहीं से कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, एक्सेप्शंस की एक नई कहानी, ठीक है। मैं ट्राई में के ही अंदर लिख रहा हूं, इंट p इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और x की वैल्यू को हमने क्या किया, कन्वर्ट करके किसके अंदर होल्ड करा दिया, p में। तो जो x में 10 था अब वो इंट बन के किस में होल्ड हो गया, p में। पॉइंट समझ रहा है, जो स्ट्रिंग का 10 था वो इंट का 10 बन गया, जो किसके अंदर स्टोर हो गया, p के अंदर। तो p इक्वल टू कितना हो गया, 10, ठीक है। p इक्वल टू कितना हो गया, 10, और p क्या हो गया आपका इंट, p जो है वो क्या हो गया, p जो है वो हो गया इंट, ठीक है। तो इंट की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 10, ठीक है, ऐसे समझिए। p क्या हो गया, इंट हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, और ये कैसा हो गया, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। अब अगर इंटीग्रल वैल्यू यहां चला गया तो मैं y में क्या ऐड करूं, x को ऐड करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं y में p को ऐड कर दूं, क्योंकि 10 की वैल्यू ट्रांसफॉर्म होकर p के अंदर सेव हो गई है, ठीक है। और अब हम इसको चला के देखते हैं, कंट्रोल से सेव किया और अब हम इसको चला के देखिए, कंपाइल किया फाइल, इजिली कंपाइल, रन किया, ये देखिए 5 डिवाइड बाई 5 1, 110 एंड थैंक्स, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन यहां नहीं था, ठीक है। प्रोग्राम बिल्कुल सही हुआ, 110 यहाँ है, थैंक्स। अब सवाल है कि सर इसमें एक्सेप्शन था ही नहीं तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है। अब हम इसको एक्सेप्शन से समझते हैं। क्यों एक्सेप्शन से समझना पड़ रहा है, बिकॉज हमने कैच के अंदर क्या पास कर रखा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, इन केस अगर ये 10 कन्वर्टेबल ही ना होता और ये इस तरीके का 10 होता, ठीक है। पॉइंट को समझिए, अगर मैं x इक्वल टू 10 रखता हूं एक अल्फाबेट्स के अंदर, यहां पे मैंने x को पास किया, तो ये कोशिश करेगा कि t एंड 10 को हम इंटीजर में कन्वर्ट करें। क्या ये पॉसिबल है कि भाई t एंड 10 को 1010 में कन्वर्ट कर दें? ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज 10 क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, TEN ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, TEN अल्फाबेट्स है, ठीक है। इसको आप 1010 एक बेस वैल्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए कंपाइलर इस चीज को कहेगा कि ठीक है, मैं कंपाइल टाइम तो मुझे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी,
अब कंपाइल टाइम पे सिंटेक्स बिल्कुल सही है कि भाई मेरे को स्ट्रिंग लेना था, स्ट्रिंग है, कन्वर्ट करके इंटीजर बनाना है, मैं बनाऊंगा, लेकिन रन टाइम पे जब वो करने जाएगा तब ये पंगा में फंस जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको, फिर से कंट्रोल एस से सेव करें और अब कंपाइल करें फाइल को। देखिए कंपाइल हो गया, क्योंकि कंपाइलर को तो सिंटेक्स सही मिलना चाहिए था ना, वो उसको तो सिंटेक्स सही मिल गया। अब जब इसको रन किया तो ये प्रॉब्लम करेगा, ये देखिए, देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड में java डॉट लैंड डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग 10। मैं थोड़ा सा इधर कर दूं आपके लिए, देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड में java डॉट लैंड डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग 10, मतलब समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज, हेलो टू ऑल 1 आया, उसका कोई आउटपुट नहीं और थैंक्स भी नहीं आया। ध्यान रखिए, थैंक्स नहीं आ रहा है, अगर थैंक्स नहीं आ रहा है इट मींस कि प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ग्रेसफुली टर्मिनेशन नहीं है प्रोग्राम के अंदर, तो जब अब नॉर्मल टर्मिनेट हो रहा है तो हमको इसको ट्राई कैच से हैंडल करना होगा। तो जब यहाँ ट्राई कैच लगा है तो ये अब नॉर्मल टर्मिनेशन कैसे हो गया, सवाल ये उठता है। तो सर आपने तो ट्राई कैच के अंदर ही क्रिटिकल कोड लिखा, हाँ जी बिल्कुल लिखा, आपने कैच भी बना रखा, बिल्कुल बना रखा है, लेकिन ये अब नॉर्मल टर्मिनेट क्यों हुआ? इसका कारण बस यही है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस टाइप का एक्सेप्शन आता है उस टाइप की क्लास एक्सेप्शन कैच के अंदर होनी चाहिए। अगर आप देखें तो आपके पास कौन सी एक्सेप्शन की क्लास आ रही है, लैंड डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये देखिए है ना, लैंड डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है, लेकिन हमारे पास हमने कैच के अंदर क्या लिख रखा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या आपके प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन है? बिल्कुल नहीं है। जब है नहीं तो फिर यहाँ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होना चाहिए था, तभी तो ये काम करता। नहीं तो सबसे सुटेबल तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दीजिए, बस बात खत्म। यहाँ पे आप एक्सेप्शन लिख दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ही लिखें, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, पहले नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन से समझते हैं ये चीज क्या होता है। कंट्रोल एस कंपाइल सेव कर लिए, क्लीन किए और फिर से इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। माई एक्सेप्शन इन हैंडल java.land नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग 10, बता दिया सब कुछ। और देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल ग्रेसफुली टर्मिनेट हुआ, इसीलिए यहाँ क्या है। तो आई होप कि आपको ये दो एक्सेप्शन समझ में आया होगा कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब है और अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, मान लीजिए कि यहाँ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी है और यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी है। सर अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो आप तो सीधे कहोगे सर जब आपको दोनों एक्सेप्शन है तो दोनों लिख दीजिए कॉमा लगाकर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेफ साइड खेलने के लिए क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दो, सर आप यहाँ पे सीधे एक्सेप्शन लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, सवाल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है और यहाँ पे एक्सेप्शन, आप देखिए दो जगह पे एक्सेप्शन है, एक लाइन नंबर 17 में एक्सेप्शन आ रही है और एक लाइन नंबर 19 में एक्सेप्शन आ रही है। लेकिन जब यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ नंबर फॉर्मेट हटा देता हूँ, ठीक है, सीधे एक्सेप्शन रहने देता हूँ, तो आपको क्या लगता है ये दोनों एक्सेप्शंस बताएगा कि मैंने हैंडल कर दिया अरिथमेटिक को भी और मैंने हैंडल कर दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को भी? समझिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए जब भी आपके प्रोग्राम में ट्राई के अंदर जिस पर्टिकुलर लाइन में एक्सेप्शन जनरेट होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ट्राई के अंदर जिस पर्टिकुलर लाइन में एक्सेप्शन जनरेट होगा उसी लाइन के बाद से ट्राई का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जिस पर्टिकुलर लाइन में सबसे पहले एक्सेप्शन आएगा उस लाइन के बाद से ट्राई का एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चाहे उसके अंदर एक्सेप्शन हो या ना हो। कहने का मतलब अगर लाइन नंबर 17 में एक्सेप्शन जनरेट है तो ट्राई के अंदर लाइन नंबर 18, 19, 20, 21 टिल 24 तक के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उस चीज को देखेगा भी नहीं और सीधे यहां से जो कंट्रोल है आपका जंप करके कहां भाग जाएगा, एक्सेप्शन कैच के अंदर। ठीक है, इट मींस कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो सीधे ये एग्जीक्यूट होगा, ना कि इधर ये चेक करने जाएगा कि इधर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को जावा देखेगा भी नहीं। और देखिए चलाकर आपको क्या निकाल के देता है ये, क्योंकि यहाँ भी तो प्रॉब्लम है ही ना। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि अगर ट्राई के अंदर दो अलग अलग प्लेसेस पे एक्सेप्शंस हैं तो आप अगर एक्सेप्शन लगाएंगे तो कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी? तो आप बताइएगा सिर्फ एक ही एक्सेप्शन जनरेट होगा, दूसरा नहीं होगा। देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब अगर मैं चाहूं कि सर मेक श्योर कि मुझे पता था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो मैं यहाँ अरिथमेटिक लिख ही देता हूं, अरिथमेटिक लिख देता हूं। अब अगेन फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि लाइन नंबर 17 पे अरिथमेटिक है, उसके नीचे तो वो चेक ही नहीं करने जाएगा।
फिर से चला के देखिए, अरिथमेटिक आ रहा है। अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा यहां से कट शॉर्ट कर दूं आपके लिए और मैं इसको लास्ट में लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम में, मान लीजिए मैं इसको भी हटा देता हूं, इस रन टाइम एरर को। अब प्रोग्राम में लाइन नंबर 18 सही है, लाइन नंबर 19 में एक्सेप्शन है, लाइन नंबर 20, 21, 23, अब 22 के अंदर फिर एक्सेप्शन है, लेकिन उससे पहले एक्सेप्शन इसको कहां मिल रहा है, लाइन नंबर 19 पे। तो जैसे ही लाइन नंबर 19 पे एक्सेप्शन आएगा, कंट्रोल कहां भाग जाएगा, कैच के अंदर, और कैच में इसको क्या मिल रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब आप ये बताइए, क्या ये अरिथमेटिक टाइप का एक्सेप्शन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। तो क्या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के कॉरस्पॉन्डेंस आपने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल किया? बिल्कुल नहीं किया, हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन से हैंडल किया, जबकि यहाँ पे क्या है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और यहाँ क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मतलब दो अलग अलग कैटेगरी है, एक्सेप्शन आ रहा है नंबर फॉर्मेट का और हैंडलिंग हो रही है अरिथमेटिक का। ये पॉसिबल ही नहीं है। कंपाइल करके देखते हैं, एक बार सेव करते हैं और चला के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे तो पता चलेगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ बता दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इनपुट स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, और थैंक्स नहीं चला आपका। इट मींस कि यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हुआ, कंट्रोल कैच के अंदर भागा, बट उसको हैंडल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हैंडलर कोड नहीं था। तो हैंडलर कोड बनाने के लिए या तो आप नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लिखें या फिर आप डायरेक्ट एक्सेप्शन लिखें। अब चला के देखें, अब चलाइए, आ गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और देखिए नीचे थैंक्स, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होता, यहाँ पे एक्सेप्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल यहाँ से स्मूथली यहाँ तक चलता, बिल्कुल चलता। उसके बाद यहाँ जैसे एक्सेप्शन आता वो यहाँ भाग जाता। चला लीजिए इसको भी सेव करके, देखिए वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आ गया 110 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज को सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। इस प्रोग्राम को एक बार शुरू से देख लें। क्लास डेमो मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, एक सिंपल स्टेटमेंट दिया हेलो प्रिंट करने का। उसके बाद हमने ट्राई लगाया, ट्राई के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग x इक्वल टू 10, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और y के साथ उसको हमने यहाँ पे एडिशन किया। आउटपुट हमारा 110 आना चाहिए, वो आ रहा है। यहाँ पे हमने 5 को 0 से डिवाइड किया, दैट इज अगेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन होना चाहिए था, नहीं तो सीधे एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास, जो मैंने एक्सेप्शन लिख दिया। क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे मुझे दो टाइप के एक्सेप्शन आ रहे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किस टाइप का एक्सेप्शन पहले आता, इसीलिए हमने सेफ साइड करने के लिए क्या कर दिया, वहां पे एक्सेप्शन जनरेट कर दिया। आई थिंक आपको क्लियर है, जो भी एक्सेप्शन आया वो यहाँ मिल गया। तो अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम के थ्रू दो एक्सेप्शन देखा, एक देखा कौन सा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और दूसरा देखा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर इन दोनों में कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनचेक्ड एक्सेप्शन के 2-3 और क्लासेस के लिए, जैसे मान लीजिए एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।